सेंटर ऑफ मास। पहले इसको हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या है कॉन्सेप्ट। देखो, फिजिकली पहली बात तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये भी क्वेश्चंस करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। ठीक, तो ये है क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं। देखो, the whole system इसको ऐसे लिखेंगे, whole mass of the body or system is supposed to be concentrated at a point. The whole mass of the body or system is supposed to be concentrated at a point. That point is called center of mass of the body or system. ओके, इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग डिस्क्रीट मासेस के लिए बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ discrete masses, position of center of mass of discrete masses. तो इसमें एक्चुअली में यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो मास मोमेंट ऑफ मास है, ठीक है, मोमेंट ऑफ मास का एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। देखो कैसे, मान लो कि ये पार्टिकल्स हैं यहाँ और इन पार्टिकल से मिलके मान लो ये सिस्टम बना है, ये डिस्क्रीट मासेस है। मान लो कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये Mn-1 है, ये Mn है। मान लो इसमें n पार्टिकल्स हैं और इनकी पोजीशन अपने को पता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये 0,0,0 है। इसकी पोजीशन जो वेक्टर है वो हमें मालूम है, ये r1 वेक्टर है ना। फिर मान लो ये इसका पोजीशन वेक्टर अपने को दिया है, ये भी अपने को मान लो r2 वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं Rn-1 वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R3 वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो अपने को पता है कि Rn वेक्टर है। ठीक है,
ये हमारे पास में इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास निकालने का जो तरीका वो ये है, आर सी एम वेक्टर इक्वल टू है, यानी मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं रहा होगा, वो अपने आप एडजस्ट होके आ जाएगा। ये मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर सी एम वेक्टर। आर सी एम वेक्टर मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है ना, ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर है। तो ये होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। क्या m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर, इनको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। क्या बोलते हैं इनको? मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे सिस्टम के लिए, तो I इक्वल टू 1 to n, ये हो गया एम आई आर आई वेक्टर डिवाइड बाई समेशन I इक्वल टू 1 to n, और ये हो गया एम आई। I इक्वल टू 1 to n, और ये हमारे पास में आर सी एम वेक्टर। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया? नहीं सर।
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। यहाँ where MIRI is the moment of mass of ith particle with respect to origin. Okay, MIRI. अब यहाँ देखिए आप कि R1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? X1 I कैप है ना, Y1 J कैप, Z1 K कैप। R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। यानी Rn वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं Xn I कैप, Yn J कैप, Zn K कैप, है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जैसे Ri ith पार्टिकल की बात करें, है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? Xi कैप प्लस Yi J कैप प्लस Zi K कैप, ऐसा लिखोगे, है ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा देखो, सिंस RCM वेक्टर इक्वल टू क्या हमारे पास में, हमारे पास में M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, ऐसा है ना। तो उसी को क्या लिखोगे आप? M1 यानी ये हो जाएगा X1 I कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप प्लस M2 लिखोगे, X2 I कैप, Y2 J कैप and Z2 K cap and so on, divided by M1 plus M2 plus M3 and so on, ऐसा लिखेंगे। इन सबको सेग्रीगेट करेंगे तो यहाँ देखो, अगर RCM वेक्टर की बात करें तो RCM को भी क्या लिखेंगे हम? XCM I कैप, YCM J कैप, ZCM K कैप। लिख लो इसको। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट।
हो गया सर। अब यहाँ देखिए, हम लोग अगर एक्ससीएम की बात करेंगे यानी आई कैप को आई कैप के साथ रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो ये मिलेगा m1 x1 plus m2 x2 and so on divided by m1 plus m2 plus on, या summation I equal to 1 to n mi xi divided by summation mi I equal to 1 to n। उसी तरह YCM की बात करें, क्या मिलेगा? m1 y1 m2 y2 and so on divided by m1 plus m2 and so on, या summation I equal to 1 to n mi yi divided by summation I equal to 1 to n mi, क्योंकि ये तो टोटल मास है तो टोटल मास को तो हम सबको डिवाइड कर रहे हैं। और ZCM क्या हो जाएगा? m1 z1 plus m2 z2 and so on divided by m1 plus m2 plus so on। तो ये हो जाएगा I equal to 1 to n mi zi divided by summation mi I equal to 1 to n। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो XCM YCM ZCM क्या है? ये कोऑर्डिनेट है किसके? सेंटर ऑफ मास के। लिख लीजिए। और where summation I equal to 1 to n mi, ये हो गया एक तरह से कैपिटल एम, यानी टोटल मास, यानी मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नहीं, डेरिवेशन नहीं, ये तो लॉजिक के साथ इन्होंने निकालना है ना कि सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा। हो गया सर। ओके।
अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो देखिए आप क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे पहले, सॉरी एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 देखिए आप, तो एग्जाम्पल 2 में अपने को क्या दिया हुआ देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस दिया हुआ है m1 m2 m3, ओके। तो अपने को इसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम, यानी सीधा कॉन्सेप्ट है RCM वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो RCM वेक्टर इक्वल टू m1 कितना है 1 इंटू ये कितना हो गया, तो i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस m2 कितना है 2 इंटू i कैप j कैप k कैप प्लस m3 कितना 3 कितना है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखो कि हमारे पास में आ जाएगा ये 1/2 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मीटर में, यानी ये RCM वेक्टर हमारे पास आ गया। ये इसका सेंटर मास की पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्योंकि ये R1 R2 R3 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अपने को दिया हुआ है। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग। जैसे ये एग्जांपल तो आप लोग करिए, एग्जांपल 3। अच्छा, आपका बोर्ड लेक्चर हुआ है ना इस वीक में? हाँ सर हुआ था। हाँ, क्या पढ़ाया था? क्या सरफेस क्या हो गया टेस्ट। उसमें? सरफेस टेस्टिंग कंप्लीट हो गया? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट वीक भी लगाएं आपका बोर्ड लेक्चर, चलेगा सर। है ना? एक लेक्चर लगवा दो ना, बोर्ड लेक्चर ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। यस। लिख लिया सबने? हाँ सर। तो हो गया, क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल 3 कर लिया? नहीं सर, कर रहे हैं। तो
सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर। बताना है क्या बाकी बच्चों से? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि आगे बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है ये। मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने खैर पढ़ा दिया, एक तरह से क्वेश्चन ही है, ये भी समझ सकते हो आप, लेकिन ये काफ़ी काम आएगा अपने आगे चल के। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो सीखेंगे ना इसकी ज़रूरत काफ़ी जगह पड़ती है। ग्रेविटेशन में भी जब हम लोग बाइनरी स्टार सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ भी अपने को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर जैसे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक्स होंगे वहाँ भी अपने को ज़रूरत होगी। तो दो पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ है, ओके। और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि ये m1 पार्टिकल है और ये m2 पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है ना। यानी इसके कोऑर्डिनेट है 0,0 जहाँ m1 रखा है, और इसके कोऑर्डिनेट है r,0, ओके। तो सिंपल सी बात है, ये एक सिस्टम बन रहा है ना। ये सिस्टम बन रहा है। इस सिस्टम का सेंट्रो मास देखो आप, इस सिस्टम का सेंट्रो मास जो है कहाँ होगा? इस लाइन के अलोंग कहीं होगा, लेकिन इसके बाहर तो नहीं होगा। यानी m2 m1 के लेफ्ट में भी नहीं होगा, m2 के राइट में भी नहीं होगा तो m1 m2 के कहीं बीच में कहीं होगा। मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं होगा, मान लो सेंटर ऑफ मास, यानी सारा मास, यानी जहाँ हम लोग बात करेंगे m1 प्लस m2 टोटल मास वहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो मैंने मान लिया कि r1 है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये मैंने मान लिया कि r2 है, ओके। तो अब हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी RCM। तो RCM की बात करेंगे तो अल्टीमेटली RCM क्या है इस केस में? तो XCM ही है। तो क्या लिखेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो XCM क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो संस्कार? तो XCM क्या है यहाँ ये देखा जाए तो ये R1 ही तो हुआ, XCM हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। और R1 इक्वल टू, तो M1 इंटू इसको क्या लिखोगे? 0 प्लस M2 इंटू x2 क्या हुआ यहाँ? R1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसका मतलब क्या हुआ कि तो देयरफॉर R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहाँ M2R बाई M1 प्लस M2। और हमें यह भी मालूम है सिंस R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है यहाँ R। तो एक तो दरअसल इसका ध्यान रखना है, यानी M1 से सेंटर मास कितने डिस्टेंस पर है? M2R बाई M1 प्लस M2 पर है, और R1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो R2 इक्वल टू क्या मिलेगा? R माइनस R1। इसको वैल्यू को रखिएगा तो R2 आपको मिलेगा दरअसल M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हमारे पास में R2 मिलेगा अपने को, ओके। बात समझ में आई? अब क्या करूँगा मैं यहाँ डिवाइड करूँगा। ये इक्वेशन मैंने मान लिया कि 1 है, और ये इक्वेशन मैंने मान लिया कि 2 है। ये लिख लो पहले।
गया सर। लिख लिया? सर एक मिनट। हो गया सर। अब यहाँ देखो, मैं 1 इज डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ मैं, यानी R1 बाय R2 इक्वल टू M2 बाई क्या रह जाएगा, M1 ना। यानी हमारे पास में ये इक्वेशन मिल गई एक, तो अपने को M1 R1 इक्वल टू M2 R2, ये बड़े काम की इक्वेशन है। और हमें ये मालूम है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वापस से आपको R1 क्या मिल जाएगा, M2R बाई M1 प्लस M2, और R2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, M1R बाई M1 प्लस M2, ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भाई, आगे काम आएगा, बताऊंगा मैं, आगे भी यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट, मतलब इन इक्वेशंस को। सिंपल ही है, हमने सेंटर मास का कॉन्सेप्ट जो है उसी को यूज किया है। ये क्वेश्चन करो आप, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 करिए। लिख लिया सबने? क्वेश्चन 1 भी हो गया? हो गया सर। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 4, देखो करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, तो एग्जाम्पल 4 करने के पहले मैं यहाँ देखो, एग्जाम्पल 4 करेंगे हम लोग। यहाँ हमारे पास में ये इक्वेशन है, सिंस RCM की वैसे भी 2 पार्टिकल ही हैं, तो अलोंग द एक्स एक्सिस ही है, तो ऐसा करते हैं, ये भी लेने की जरूरत नहीं है RCM वेक्टर। हमें केवल इतना पता है कि XCM इक्वल टू क्या होता है, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन, है ना। मान लो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो dxcm बाई dt इक्वल टू M1 dx1 बाई dt
प्लस m2 dx2 by dt and so on divided by m1 प्लस m2 प्लस on। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं dt से अगर इसको कट करता हूँ, dt को सब जगह से कॉमन निकाल के, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला है, dxm इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा xm इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? Yes, sir. है ना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा लिखना था ना आपको, इसको लिख लो पहले। हो हो गया ना? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विद द, यानी एग्जांपल 4 की मैं बात कर रहा हूँ। कंसीडर पार्टिकल टू पार्टिकल सिस्टम विद द पार्टिकल्स हैविंग masses m1 m2 if the first particle is pushed toward the center of mass, यानी मान लो एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है ना, ये मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है। एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, ये अपने को दिया हुआ है। मैंने मान लिया कि ये ओरिजिन पता, तो ये y एक्सिस है, ये एक्सिस, ये इनिशियल कंडीशन है मान लो, है ना। अभी हमने कोई शिफ्ट नहीं किया है। ये क्या कह रहा है कि इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, है ना। इसका सेंटर मास अगर यहाँ कहीं होगा, तो क्या कह रहा है, आप देखो सेंटर मास, तो ये कह रहा है कि ये शिफ्ट नहीं कर रहा है, सेंटर मास तो अभी भी यही है, यानी COM अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। तो क्या कह रहा है लेकिन क्वेश्चन में, कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम विद द पार्टिकल्स हैविंग masses m1 m2 if the first particle is pushed toward the center of mass, यानी फर्स्ट वाले पार्टिकल को हम यहाँ शिफ्ट करके यहाँ ले आए, कितना लाए, d डिस्टेंस, यानी ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये डेल्टा x1 ही तो हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें क्या चाहिए, ये कह रहा है कि डेल्टा xcm तो जीरो ही है, कि सेंटर मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो कह रहा है इफ द फर्स्ट पार्टिकल, ये कह रहा है if the first particle is pushed toward the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position। इसका मतलब डेल्टा xm क्या है, यहाँ जीरो है, डेल्टा xm क्या है, जीरो, फॉर्मूला क्या है,
तो सिंस डेल्टा एक्सएम इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो डेल्टा एक्सएम कितना 0, m1 इंटू डी प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो सब 0 में चला गया, तो क्या रह गया 0 इक्वल टू m1 डी प्लस m2 डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस m1 डी बाई m2। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि डेल्टा x2 है, तो माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर इसको हमने लेफ्ट राइट में शिफ्ट किया तो डेफिनेटली इसको माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसको यहाँ शिफ्ट किया है। कितना शिफ्ट किया है, ये शिफ्ट किया है, यानी m1 d बाई m2 इसका मोड ले लेंगे, यानी इतना इसको इधर शिफ्ट किया है, यही आंसर है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आगे भी करेंगे, इस फॉर्मूले को आगे भी यूज करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना ही समझना है इससे रिलेटेड। यहाँ नेक्स्ट, तो ये तो हुआ डिस्क्रीट मासेस को लेकर, ये तो क्या हो गया डिस्क्रीट मासेस को लेकर है। क्या लिखना है भाई, देखो क्या फॉर कॉन्सेप्ट है, ये तो समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब वो क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसको सेंटर मास की तरफ शिफ्ट किया है, इसका मतलब डेल्टा x1 कितना शिफ्ट कर रहा है, वो d, तो यानी d कितना शिफ्ट, यानी डेल्टा x क्या है, चेंज इन पोजीशन ही तो है। डेल्टा क्या लिखा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो लिखेंगे, तो वो d हो गया ना इस केस में, ठीक है। और ये कह रहा है कि डेल्टा एक्सएम 0 है क्योंकि सेंटर मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा एक्सएम 0 है। तो पूछ रहा है कि अब जो पार्टिकल 2 है उसको कितना शिफ्ट करें, लेफ्ट या राइट, तो हमने निकाल लिया डेल्टा x2 की वैल्यू ये आ रही है। अब माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किधर शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट की साइड में होना ही चाहिए ना, क्योंकि सेंटर मास को अगर यहाँ रखना है तो अपना लॉजिक भी आप लगाओ कि अगर ये सेंटर ये वाला पार्टिकल अगर इधर शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली इस पार्टिकल को इधर ही शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी तो सेंटर मास वहां रह सकता है, ठीक है। तो वो आ भी रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर मास जो m2 पार्टिकल है वो दरअसल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। भाई ऐसे समझ लो, अगर आपको कोऑर्डिनेट का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं 3 से 2 पे जाता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा x2 लिखूंगा फाइनल, यानी 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 2 लिखूंगा। भाई फाइनल माइनस इनिशियल तो लिखते हैं, तो वही चीज यहाँ आ रही, इसका मतलब ये किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। बात समझ में आई? यस सर। तो लिख लो इसको, फिर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं।
लिख लिया? Yes, sir. अब नेक्स्ट है पोजीशन of center of mass of continuous mass distribution. कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है ना, अभी एग्जांपल भी लेंगे। जैसे मैं पहले आपको एक रॉड का एग्जांपल लिया था, 12/2 पर था। अभी एक ऐसे चेन का लिया था, एक सेमी सर्कुलर क्वार्टर रिंग का भी दिखाया था मैंने आपको। उन सबको यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग कैसे से ये ओरिजिन है। तो क्या करते हैं यहाँ हम लोग, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं क्योंकि इसका टोटल मास तो कैपिटल एम होगा। यहाँ क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। क्या लेंगे? स्मॉल एलिमेंट जिसका मास होगा dm और उसकी पोजीशन है r वेक्टर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है दरअसल r cm वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर dm डिवाइडेड बाई टोटल मास। वहां भी ऐसा ही था, बस वहां क्या था, समेशन था। यहाँ इंटीग्रेशन आ गया है क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए इंटीग्रेशन की बात करें। डिस्क्रीट होता तो फिर हम लोग समेशन की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर यहाँ। तो यहाँ हमारे पास XCM, क्योंकि हमें मालूम है RCM इक्वल टू क्या है, XCM I कैप, YCM J कैप और ZCM K कैप। तो हमारे पास XCM इक्वल टू आ जाएगा X DM बाई टोटल मास, फिर YCM इंटीग्रेशन Y DM बाई टोटल मास और ZCM ये हो जाएगा Z DM बाई टोटल मास। इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेन कॉन्सेप्ट है और उसके बाद में ये XCM के लिए, ये YCM के लिए और ये ZCM के लिए। और R वेक्टर क्या होगा, X I कैप, Y J कैप एंड Z K कैप। लिख लिया? लिख लिया सर। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सबने लिख लिया भाई? यस सर। नेक्स्ट, हाँ पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा वहाँ तो मैं। ठीक है, जे एडवांस और जे मेंस के लिए पढ़ाना है ना,
वहाँ पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। तो बात कर रहे थे, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास COM of यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो हमारे पास में ये रॉड रखा है, तो जब रॉड की बात करते हैं तो लेंथ का सिग्निफिकेंस मानते हैं, यानी उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसका सिग्निफिकेंस नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो मास होगा वो किधर होगा, सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, है ना, वाई एक्सिस का बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म मास यूनिफॉर्म रोड का है, इसका मतलब इसका मास m है ना, और इसकी जो लेंथ है वो l है। तो यानी हमारे पास में ये लेंथ कितना है, ये l है। तो पहले हम लोग लीनियर मास डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबको पता ही है, मैंने मान लिया लैम्बडा इक्वल टू क्या है यहाँ, m/l है, और ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास में है। ओके, तो क्या करेंगे, अब हमने कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि सारा मास अलोंग द एक्स एक्सिस ही है, इसका मतलब यहाँ जब बात करेंगे एक्सीएम तो हम लिखेंगे एक्स डी एम बाई टोटल मास, है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, तो एक्स डिस्टेंस पे जाके मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ डी एक्स, एक्स पे जाके dx एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इस dx का मास क्या हो गया, dm। तो dm कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि लैम्बडा इनटू dx करेंगे ना, तो ये dm आ गया, और उस dm की पोजीशन x कोऑर्डिनेट में x दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्सियम इक्वल टू x इनटू dm की जगह क्या लिखेंगे, लैम्बडा dx डिवाइड बाई टोटल मास, है ना। और आप चाहो तो टोटल मास की जगह ये भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, x लैम्बडा dx बाई इंटीग्रेशन dm, ये भी ले सकते हो, क्योंकि अगर मान लो वेरिएबल डेंसिटी हो तो फिर क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन dm, इसको इंडिकेट कर लेंगे। अभी जैसे वेरिएबल डेंसिटी वाला क्वेश्चन भी लूंगा तो वहाँ से और समझ में आएगा। तो यहाँ टोटल मास जो लिया वहाँ आप इंटीग्रेशन dm भी ले सकते हो, ठीक है, ये लिख लो पहले। अब इसको इंडिकेट कहाँ से करेंगे, लेकिन इसको इंडिकेट करेंगे 0 to l के लिए, है ना, क्योंकि x जो वेरी कर रहा है 0 to l के लिए वेरी कर रहा है। डिस्क्रीट मतलब जैसे रॉड देखो ना आप, इसमें डिस्क्रीट कहाँ है, सारे तो कंटिन्यूस ही है ना मास का। डिस्क्रीट का मतलब ये ऐसे मासेस रखे हों अलग अलग, इसको डिस्क्रीट बोलोगे ना आप। और अगर ऐसे ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो ऐसा कोई ऐसे, इसको क्या बोलोगे, या ऐसा और इसको बोलोगे ना कंटिन्यूस मास, ये मतलब हुआ। डिस्क्रीट में मतलब मासेस ही अलग अलग रखे हुए, क्लियर, ये मतलब नाम से नहीं लग रहा है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जगह पर रखे हुए। लिख लिया, Yes, sir, लिख लिया। एक मिनट। हाँ लिख लिया आराम से।
यस सर हो गया। अब यहाँ देखो, इसको हमारे पास आ गया XCM इक्वल टू x लैम्बडा dx, इसको इंडिकेट कर रहे हैं 0 to L डिवाइडेड बाई, इसको तो यहाँ टोटल मास लिख लो, चाहो तो इंडिकेट भी कर लो तो वो m ही आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। ठीक है, तो लैम्बडा भी कांस्टेंट है यहाँ क्योंकि यूनिफॉर्म है, इसको बाहर ले लो, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 0 to L, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा हमारे पास में ना। तो लैम्बडा को क्या लिखेंगे यहाँ, तो लैम्बडा हमारे पास में दरअसल m बाई एल है ना, और ये क्या हो गया एल स्क्वायर बाई 2। आप देख रहे हो कि m से m कट गया तो क्या आ गया अल्टीमेटली, देखो l बाई 2 तो आ रहा है। और यही मैंने वहाँ बताया था कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसका सेंटर मास कहाँ होगा, उसका मिड पॉइंट होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि हमने कहाँ से लिया था, ये देखो हमने यहाँ से लिया ना, तो यानी इस एंड से, यानी अगर ये एंड ए और ये बी है तो एंड ए से कितनी डिस्टेंस पर हुआ, l बाई 2 पर हुआ ना, यानी एंड से l बाई 2 पर है, क्योंकि एक्सियम का मतलब क्या, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक्सियम हुआ ना। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो जो रॉड का सेंटर मास है वो कहाँ होगा, मिड पॉइंट पर होगा, COM। ये अब देखो, अब सारा मास तो वहां है ही नहीं ना, वो तो रॉड पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, केवल हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरह से पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, यानी ये रॉड को ही पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी सारा का सारा मास कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ये लिख लो। लिख लिया? यस सर। हाँ, कुछ का तो याद रखना ही पड़ेगा, जैसे रॉड के यूनिफॉर्म रॉड का याद रखना है आपको। आगे अभी स्टैंडर्ड वैल्यूज भी बताऊंगा मैं आपको, वो सारी याद रखनी है, मैं बताऊंगा किस किस को याद रखना है। ये रॉड वाला याद रखना है, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल 5 है हमारे पास में, अब यहाँ वेरिएबल है, यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसने कहा कि एक रॉड दिया है, और ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू L है, ये हमारे पास में y है और ये हमारे पास में x है। Rod of length L is placed along the x-axis between x equal to 0 and x equal to L. The linear density, mass and length of the rod varies with the distance x from the origin. यानी इस तरह से वेरी कर रहा है। यहाँ r constant है, where r is a positive constant. Find the position of center mass of this rod बताना है, ओके? तो क्या करेंगे इसमें वापस से, क्योंकि लीनियर मास नहीं, यानी x पे गए, यानी x इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन x इक्वल टू L पर क्या है, RL है, और किसी x पोजीशन पर गए तो RX है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाएंगे और एक dx एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, dx एलिमेंट। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ भी रॉड है, सारा मास अलोंग द x एक्सिस है, तो XCM इक्वल टू XDM,
बाय, अब इस केस में इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले डीएम देख लेते हैं। तो डीएम क्या लिखोगे, लैम्बडा इनटू डीएक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले। तो टोटल मास आ जाएगा हमारे पास में। तो 0 टू एल करेंगे, कितना है आर को तो बाहर ले लेंगे, तो आर एक्स डी एक्स 0 टू एल। तो हमारे पास आ गया टोटल एम, टोटल एम आ गया आर, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, यानी कैपिटल एम इक्वल टू हो गया आर एल स्क्वायर बाई 2, आर एल स्क्वायर बाई 2, ये टोटल एम आ गया। तो एक्सएम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तुम्हारे पास एक्सएम इक्वल टू हो गया एक्स इनटू डीएम, डीएम की वैल्यू क्या है लैम्बडा डीएक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आया आर एल स्क्वायर बाई 2 0 टू एल। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ गया एक्स आर एक्स डी एक्स 0 टू एल डिवाइडेड बाई आर एल स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। लिख लो इसको। लिख ले, ठीक है। सर एक तो मिनट। चलो, हाँ हो गया सर। तो आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ देखो 2 पर चला जाएगा, तुम्हारे पास में एक्सएम इक्वल टू आ गया 2 बाई एल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू एल। तो मतलब ये हो गया 2 बाई एल स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे एक्स क्यूब बाई 3 0 टू एल, यानी 2 बाई एल स्क्वायर एल क्यूब बाई 3, यानी हमारे पास एक्सएम आ गया 2l बाई 3। यह आंसर है इस केस के लिए। ओके, लिख लीजिए।
लिख लिया भाई बाकी लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। तो रिंग कैसे रखी हुई है यहाँ? ये इस तरह से रखी है। ये एक्स एक्सिस है और ये सिमेट्री है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास में मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस सेमी सर्कुलर रिंग पर यूनिफॉर्म है ना। इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम में और इसकी जो रेडियस है वो आर है। इसकी रेडियस आर है। अगर आपसे पूछा ऐसे लॉजिकली आपसे पूछा जाए तो इसका सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा? आपका लॉजिक क्या कहता है? सर जो एक्स एक्सिस के बीच में थोड़ा उसके ऊपर एक्स COM मिडिल पॉइंट पे लाएगा। मतलब यहाँ कहीं होगा, आप कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ या यहाँ उस या लाइन में। यहाँ हाँ सर, सेकंड यहाँ पॉइंट मतलब ओरिजिन पे। हाँ कि ये जो मिड वाला पॉइंट है ऊपर, जो मिड नहीं मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है, मिड वाला। हाँ आगे बात सुन में लॉजिक यही कह रहा है, यही सेंटर मास है। सेंटर मास आप ऐसे समझो, आपके पास में अभी पेन होगा ना, है ना, जिससे लिख रहे हो आप, उसको अपनी जो इंडेक्स फिंगर उसको स्ट्रेच करो और उसके ऊपर रखो उसको, जहाँ वो बैलेंस हो रहा होगा ना जिस पॉइंट पे, क्योंकि आप जहाँ बैलेंस हो रहा है उसके लेफ्ट राइट ले जाओ नीचे गिर जाएगा वो। इसका मतलब है कि जहाँ वो बैलेंस हो रहा है वही पॉइंट क्या हो गया, सेंटर मास हो गया, यानी वहीं से उसका क्या हो रहा है, mg पास हो रहा है, तभी तो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो वो जहाँ बैलेंस हो रहा है उसी को बोलते हैं सेंटर मास, वही सेंटर मास है। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस ठीक सर। है, तो यहाँ कैसे करेंगे? अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दरअसल वो सर्कल में है, लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो मैं अलोंग द एक्स एक्सिस जाता या अलोंग द वाई एक्सिस जाता। तो यहाँ क्या करेंगे, जब लीनियर नहीं है और सर्कल में है तो इसका मतलब है थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये जो ओरिजिन है ना, यहां से हर एक पॉइंट देखो इस रिंग का इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई भी पॉइंट देखो आप, ये पॉइंट देखो आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट देखो आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे देखो, तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा रेफरेंस होगा अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो रेफरेंस है। आप अलोंग द वाई एक्सिस को भी रेफरेंस ले सकते हो, मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं। तो यहां से क्या करेंगे, थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे, थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट लेंगे। तो अगर डी थीटा एलिमेंट लेता हूं तो इसकी लेंथ कितनी हुई, इसकी लेंथ आर डी थीटा हुई। ये लॉजिक समझ में आया आपको? प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट से ये लेंथ कितनी हुई, आर डी थीटा हुई। हाँ बात सर। समझ में आई? अब यहाँ देखो, पहले इसका लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। कैसे? इस पूरी रिंग का लेंथ कितना है, पाई आर, तो पाई आर लेंथ का मास कितना है, एम। 1 यूनिट का कितना है, m/πr, और इसी को बोलते हैं
लीनियर मास डेंसिटी। तो ये इसका क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी। ये लिख लो पहले, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। हो गया सर। अब ये क्या हमारे पास में आरडी पर थीटा एक जो है मिनट, वो डीएम ही तो हुआ ना। ये क्या हो गया, डीएम हो गया। तो डीएम को कैसे लिखेंगे, लेम्बडा इनटू वो लेंथ कितनी है आर डी थीटा, ये डीएम आ गया ना। वहां क्या करते थे, लेम्बडा इनटू डीएक्स कर किया था, यहाँ डीएम क्या लिखेंगे, लेम्बडा इनटू आर डी थीटा। ठीक है, ये डीएम आ गया। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है आर cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब लिख लिया सबने ये वाला इतना पॉइंट। तो मैं ये वाला रफ कर दूं ना, पाई आर और एम वाला जो पार्ट है, लीनियर मास डेंसिटी वाला पार्ट रिमूव कर दूं। हाँ सर। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं एक्सएम देखता हूँ। एक्सएम क्या लिखूंगा, एक्सएम लिखूंगा एक्स डीएम बाई डीएम। वैसे तो ये टोटल मास आ जाएगा, तो उसको तो इंडिकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इसे। तो एक्स क्या लिखोगे, लेकिन यहाँ आर cos थीटा इनटू डीएम, और इसको लिमिट लगाएंगे 0 से पाई डिवाइड बाई टोटल मास। तो डीएम की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर को बाहर ले लो यहाँ, cos थीटा, और ये लेम्डा आर डी थीटा 0 से पाई डिवाइड बाई एम। तो एक्सीएम आर यानी लेम्डा तो कांस्टेंट ही है, लेम्डा आर स्क्वायर बचा क्या अंदर, cos थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा 0 से पाई। साइन पाई क्या होता है, 0, साइन 0 0। तो देखो 0 आ गया अपने आप, यानी इसका मतलब सेंटर मास अलोंग द एक्स एक्सिस लाइन ही कर रहा है, तभी तो एक्सएम 0 आ गया। लिख लो इसको। लिख लिया, सर ये डीएम लैम्डा आर डी थीटा कैसे आया? क्योंकि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे है, सर्कल पर है, तो सर्कल पर है तो हमने उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन कर ली m बाई पाई आर। तो अब क्या क्या हमने थीटा पे जाके डी थीटा लिया, तो उस आर्क के अलोंग ही तो लेंथ देखेंगे हम लोग, आर डी थीटा, तो उसी का तो मास लूंगा मैं। तो यानी लीनियर मास डेंसिटी इनटू वो लेंथ आर डी थीटा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल पर है। यस सर, समझा। लिख लिया ना, ये तो हो गया। इसको रिमूव कर दूं एक्सएम वाले पार्ट को,
Yes, sir. अब करते हैं YCM के बारे में। क्या लिखा? मतलब DM जो मास है वो RD थीटा के डिस्टेंस तक के लिए है। हाँ, मतलब DM RD थीटा, हाँ, केवल उतनी लेंथ के लिए है, ये कह सकते हो, उतनी लेंथ के लिए, उसी को तो DM बोलेंगे हम लोग। जैसे वहाँ क्या ले रहा था मैं, लेमड़ा इंटू DX, तो DX का मास कितना है, वही तो DM हुआ ना स्मॉल एलिमेंट के लिए। यहाँ भी DM लेमड़ा इंटू RD थीटा है ना। उसी तरह YCM, तो Y DM डिवाइड बाई DM, तो Y कितना है, Y हमारे पास में R साइन थीटा, और DM कितना है, लेमड़ा R D थीटा, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 to पाई डिवाइड बाई टोटल मास। तो यहाँ से हमारे पास में लेमड़ा R स्क्वायर बाई टोटल मास, और ये क्या हो गया साइन थीटा D थीटा 0 से पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, तो और y सेम इक्वल टू लेमड़ा R स्क्वायर बाई कैपिटल M, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस लेमड़ा R स्क्वायर बाई 2, क्या लिखोगे कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1, तो माइनस 2, यानी है ना, एक मिनट, ये कैपिटल M है, तो अल्टीमेटली लेमड़ा R स्क्वायर बाई कैपिटल M इंटू 2, ये मिल गया अपने को। ये लिख लो तब तक नीचे वाला आप लोगों ने। तो हमारे पास आ गया y सेम, और लेमड़ा क्या था हमारे पास में m बाई पाई आर, और ये था R स्क्वायर 2 बाई M, यानी अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2R बाई पाई, है ना। तो y से में मिल गया, मतलब ये हुआ ये y, यानी इसका मतलब इसका सेंटर मास यहाँ पे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी ये 2R बाई पाई पर है, ठीक है। और ये ओरिजिन, लिख लिया था ने? Yes, sir. लिख लिया?
sir. है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में सेमी सर्कुलर डिस्क का कर देता हूँ मैं। अब उसका देखो कैसे करेंगे। इसको रिमूव कर दूं मैं, तो मैक्सिमम हो गया। चलो तो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क। ओके, उधर नेटवर्क इश्यू है क्या? No, sir. तो लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं? संस्कार बंद करो माइक। तो नेक्स्ट हमारे पास में सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। अच्छा, एक तो आपको जैसे अभी मैंने रॉड का बताया वो याद रखना है, सेमी सर्कुलर रिंग का बताया भी वो भी याद रखना है। ओके, तो ये हमारे पास में सेमी सर्कुलर डिस्क है।
यानी इसके पूरे सरफेस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी ये प्लेन है, यानी इस प्लेन में यानी इस मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस पर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0,0 है। इसका जो इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल आर है, और इसका मास जो है टोटल कैपिटल एम है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पहले सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख रहे हो कि इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया का मास कितना है, एम, तो 1 यूनिट का कितना होगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा, यानी मास, सरफेस मास डेंसिटी और मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिग्मा डिफाइन करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, लेकिन अब यहाँ कैसे एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, ये रिंग कैसे बनी है, ये रिंग बनी है दरअसल स्मॉल स्मॉल रिंग्स, ये सॉरी ये डिस्क बनी है स्मॉल स्मॉल रिंग से ऐसे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस की एक रिंग बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये ऐसे बनी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पर जाऊंगा, यानी आर रेडियस के लिए जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, आर डिस्टेंस पे जाके, मतलब आर रेडियस की रिंग बनाई मैंने यहाँ, ठीक है, यानी ये आर, ये किस पे जाके, आर पे जाके, ये डी आर थिकनेस की है, इसका एरिया निकाल लूंगा मैं। तो आर की है तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसका स्मॉल एरिया में निकालूंगा। कैसे, ये पूरी डिस्क अगर मैं मानता हूं, मान लो तो पूरी डिस्क मान के अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर बाई 2 ना, उसमें से मैं अंदर वाली डिस्क सेपरेट कर देता हूँ, कौन सी, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ना। तो मुझे ये जो ब्लू में जो रिंग नजर आ रही है जिसकी थिकनेस डी आर है, उसकी क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ना। ये लॉजिक समझ में आया सबको, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डी आर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये लिख लो पहले। भाई लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं कह रहा हूँ, देखो ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क रखी हुई है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये क्या है, सेमी सर्कल से बनी है, यानी सेमी सर्कुलर रिंग से मिलके बनी है।
ये जैसे मैंने रेड में रिंग बनाई हुई है ना, उसके पहले मैंने क्योंकि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पर है, तो हमने सरफेस मास डेंसिटी फाइंड कर लिया, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा उसमें लीनियर मास का डिस्ट्रीब्यूशन था। पहले जैसे रॉड लिया तो लीनियर मास का डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया तो वहां भी लीनियर मास का डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ हमने देखा कि सरफेस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग डिस्क है वो कई सारी रिंग से मिलके बनी है, तो जैसे मैंने आपको रेड में दिखाया ऐसे ये सारी और भी पास कर दो, और भी पास करके जाएंगे तो उन रिंग से मिलके क्या बना है, डिस्क बना है। तो हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालने का तरीका है, क्योंकि पूरी जैसे ऐसे समझो भाई, पहले मैंने क्या किया, एक तरह से ये पूरा है, इसका एरिया क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये है r प्लस dr। उसमें से मैंने क्या किया, ये वाला एरिया सेपरेट कर दिया। कौन सा एरिया, ये वाला सेपरेट कर दिया। तो इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो मुझे ये वाला एरिया मिल गया ना। ये लॉजिक समझ आया पहले? भाई ये तो 9th या 10th में तो पढ़ाते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये एरिया में इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ये तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ले जाके इसको जब आप देखो, पहले यहीं से देख लेते हैं इसको। देखो ये वाला पार्ट तो नेग्लिजिबल करते आ रहे हैं हम लोग, याद हो तो आपको, dx का होल स्क्वायर 0 करता आ रहा हूँ मैं अभी तक, है ना। अब यहाँ देखो पाई को अंडर मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ मैं यही ले लेता हूँ उसको, तो मुझे डीए जो एरिया मिलेगा वो क्या मिल रहा है, देखो पाई r स्क्वायर प्लस 2r dr बाई पाई, सॉरी 2 माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2, मल्टीप्लाई करो तो पाई r स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 r dr इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2। आप देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो डीए को क्या लिख दिया हमने, यानी पाई आर डी आर। मालूम इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि डी आर काफी स्मॉल है। तो डी आर काफी स्मॉल है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ देखो आप, ये जो मैं आप ऊपर देखो इसमें ये वाली लेंथ कितनी होगी, पाई आर होगी, पाई आर। उसको इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसके थिकनेस से डी आर से, ये सीधा डी आ गया। क्या है लॉजिक समझ में, आप ऐसे कर दो, केवल पाई आर इंटू डी आर, तब भी तो उस वाले पार्ट का एरिया जाएगा, किस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। ये बात समझ में आई सबको? Sir. Yes, sir. तो इसको डायरेक्ट लिख लो, ऐसे लिख लो इसको पहले। लिख लिया? हाँ Yes, sir. अब यहाँ देखो हमारे पास में रिंग मिल गई, हमने अभी अभी ऊपर रिंग का सेंटर मास की पोजीशन देखी थी। तो अगर यही रिंग जो मैं देख रहा हूँ, इस रिंग की पोजीशन के सेंटर मास की पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ होगी ना।
तो ये कितना होगा, ये होगा दरअसल 2r/पाई होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया। इस रिंग का सेंटर मास यहाँ होगा 2r/पाई पर, ये लॉजिक समझ में आया अभी। Yes, sir. होगा कि नहीं होगा, है ना। अब अगर यहाँ है और इसका डीए अपने को मिल ही गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाते हैं पहले। तो क्या करेंगे, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो YCM ये निकालना है अब अपने को, तो क्योंकि सारा मास तो वहाँ उधर ही है, तो हो जाएगा YDM डिवाइडेड बाई DM। तो DM टोटल मास तो पता ही मुझे, Y कितना है इसका, तो यहाँ लिखेंगे 2r/पाई इंटू, अच्छा DM भी पहले निकाल लो, तो DM क्या हो जाएगा, DM हो गया इसका सिग्मा इंटू DA ना, DM क्या हो गया, सिग्मा इंटू DA, क्योंकि इसका एरिया मिल गया, तो यानी उस पार्ट का मास कितना हो गया, तो यहाँ रख देंगे DM, है ना। तो DM कितना है इसका, सिग्मा इंटू DA और डिवाइडेड बाई टोटल मास, इसको तो इंडिकेट कर देंगे 0 से कैपिटल R, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2 सिग्मा बाई कैपिटल M, तो हमारे पास आ गया, और पाई भी यहाँ ले लेंगे, तो R और D इसकी वैल्यू क्या है DA की, तो पाई R DR 0 टू कैपिटल R, यानी Y सेम आ गया हमारे पास में 2 सिग्मा बाई M पाई, और एक पाई यहाँ भी है ना। तो RDR का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R² 2 0 टू कैपिटल R, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो सॉरी, ये तो R² है यहाँ, तो सॉरी R³ मिलेगा। क्या मिलेगा, ये तो R³ 3 मिलेगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, सिग्मा बाई कैपिटल M, ये हो गया R³ 3, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सिग्मा कितना है, सिग्मा है M बाई पाई R², है ना, सॉरी 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहाँ 2 यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 यहाँ अपने को मिलेगा, तो 2 बाई 2 भी तो है बाई कैपिटल M, और ये कितना है R³/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो दरअसल ये वैल्यू निकल के आ रही Y सेम इक्वल टू 4r/3 यानी ये इसका सेंटर मास की पोजीशन है 4r/3। 4r/3, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, क्योंकि रिंग है ना, रिंग है, तो इस रिंग का सेंटर मास कहाँ होगा, 2r/पाई पे तो होगा। ये जो रेड में मैंने जो बनाया है, शेडेड वाला जो रेड का है, उसका सेंटर मास कहाँ है, 2r/पाई पे तो है, इस रेफरेंस लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से 2r/पाई पे तो है, इस रेड वाले का, ठीक है ना, किसका, इसका सेंटर मास, ठीक है, इसलिए लिख लिया आप लोगों ने।
लिख लिया क्या? लिख लिया सर। अब आपको क्या है, मैं एक बार और इसको बता देता हूँ। एक तो ये याद रखना ही है ना। पहला तो हमने क्या फाइंड किया, रोड का, उसका सेंटर मास कहाँ था, मिड पॉइंट पर है। फिर हमने दूसरा लिया सेमी सर्कुलर रिंग का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसका सेंटर मास कहाँ है, अगर इसके रेडियस आर है तो 2r/पाई पे। फिर हमने थर्ड लिया सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर मास कहाँ है, तो 4r/3 पाई। समझ में आया? तो ये याद रखना ही है आपको, ये 3 तो याद रखना ही है, अभी आगे का बताऊंगा मैं, लेकिन ये 3 तो याद रखना ही है, कैसे भी हो याद कर लो। समझ में आया हो या नहीं आया हो याद कर लो, और नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग है, आज वापस से इसको रिवाइज करके मतलब एक बार वीडियो देख के सोना। आज नहीं मिलता, मान लो कल अगर मिलता है, ठीक है, तो कल फिर लिखा तो है वैसे तो आप रिकॉर्ड तो कर ही सकते, मतलब आप रिवाइज तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। कल सुबह 8 बजे क्लास है। Bye, sir. हाँ बाय सर। बाय।